आज हमारे साथ देश का वो जाना पहचाना चेहरा। दुनिया और देश जब भी सुशील पंडित का नाम आता है तो सुशील पंडित के नाम के साथ उस कश्मीर में जो कश्यप ऋषि की धरती थी, उस धरती के तमाम संस्कार, जहां सनातन संस्कृति उपजी बड़ी हुई, वो तमाम सारी चीजें सुशील पंडित के चेहरे से लोग पहचानते हैं। लेकिन एक और पहचान है सुशील पंडित की कि सुशील पंडित ने उस पूरे 19 जनवरी 1990 को एक इस्लामिक जिहादियों ने जिस तरीके से कश्मीरी हिंदू पंडितों को जो कत्लेआम किया और करीब 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी धरती से भागने पे मजबूर कर दिया। अभी बीच में एक फिल्म आई है, हमारे दोस्तों और साथियों ने बनाई है, विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब ने बनाई है। उस फिल्म के माध्यम से पूरे देश में एक तहलका मचा हुआ है और यह भी लगता है कि आज 32 साल के बाद एक फिल्म के माध्यम से दुनिया और देश भर में कश्मीर में इस्लामिक जिहाद ने क्या क्या किया, कितनी अमानवीय और ब्रूटल घटनाएं घटी, लेकिन देश को नहीं पता। सत्ताएं चुप रही, व्यवस्थाएं चुप रही, समाज खामोश रहा और इसके ऊपर कभी राष्ट्रीय स्तर पर कोई डिबेट नहीं हुई। लेकिन हमें खुशी है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब की फिल्म के माध्यम से उन कश्मीरियों का जिन्होंने शायद आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, उन कश्मीरियों का जो सदियों से वहां रह रहे थे, आखिर क्या वजह थी कि फारूक अब्दुल्ला के कन्वर्ट होने के बाद, मोहम्मद इकबाल के कन्वर्ट होने के बाद जो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे उनको किस तरीके से मारा और भगा दिया गया। तो मैं सबसे बड़ी बात पहली से पूछना चाहता हूं सुशील भाई, कश्मीर फाइल्स के माध्यम से जो बहुत सारी बातें हम लोग कहते रहे हैं कि सरकार इसको जेनोसाइड घोषित करे, सरकार इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाए, और इसके बाद जिस तरीके से कल हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार कम से कम ये कहा कि भाई जो कुछ कश्मीर में हुआ है वो तथ्यों पे आधारित एक फिल्म बनाई गई है और बहुत सारे लोग उसको लेकर के शोर मचा रहे हैं। पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस फिल्म के बारे में और खासतौर से प्रधानमंत्री के कमेंट के बाद? सबसे पहले तो नमस्कार पुष्पेंद्र भाई, और बहुत बहुत आभार आज आपके साथ बैठ के फिर से चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। मैंने इस फिल्म को पिछले हफ्ते देखा और देखने के बाद बहुत देर तक कुछ कह नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया। देखते हुए भी बहुत व्याकुल हो गया। ऐसे बहुत से क्षण आए जब बैठ करके देखते रहना भी मुश्किल लग रहा था। तो और ये वह व्यक्ति कह रहा है आपसे जो इस विषय में बातें करता हुआ थकता नहीं है, जो घूम घूम कर पागलों की तरह चीख चिल्ला कर जगह जगह जा जाकर लोगों को बता रहा है कि जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारे साथ हुआ और ये जो भगवान ना करे कल आपके साथ हो, इसकी सच्चाई जानिए, इसके विस्तृत तथ्य पहचानिए, इसके कारणों से अनभिज्ञ मत रहिए। ये एक संकट है जो लगातार बना हुआ है। वो सब जानते देखते हुए, उसके बारे में लिखते पढ़ते होने के बावजूद मुझ पर जो गुजरी, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म का बनना भी बहुत जरूरी था और ये बहुत जरूरी है कि इस फिल्म को देखा जाए, दिखाया जाए, क्योंकि कुछ बातें केवल बताने से, कहने से, सुनने से, पढ़ लेने से, लिख देने से उतनी जीवंतता से, उतने प्रभावी ढंग से शायद समझ नहीं आती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कल रात, देर रात, एक सज्जन फिल्म देख करके निकले होंगे। ये लगभग 12 बजे की बात है, रात को, आधी रात हो गई थी। मुझे फोन आया
क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति का था जिससे महीनों वर्षों बात नहीं हुई थी, तो मैंने उठा लिया और उसने मुझे रुंधे हुए गले से कहा कि मैं अभी फिल्म देख के बाहर निकला हूं और मैं सो नहीं पाता अगर आपसे बात नहीं होती तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं सुनता रहा हूं आपको, मुझे ये सब मालूम था हुआ है, लेकिन जब मैं बैठा हुआ था मुझे लग नहीं रहा था कि मैं फिल्म देख रहा हूं, मुझे लग रहा था कि ये सब मेरे सामने अभी हो रहा है। और मैंने इतना विवश महसूस किया स्वयं को कि मैं उठ करके कुछ कर क्यों नहीं पा रहा इसको रोकने के लिए। और ये उन्होंने अपने रुंधे हुए गले से मुझे कहा और फिर कुछ नहीं कह पाए देर तक। ये अच्छे खासे उम्रदराज लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, जो बहुत आसानी से भावुक नहीं होते। फिल्में उन्होंने देखी होंगी कई सैकड़ों हजारों, और हंसे भी रोए होंगे, हंसे भी होंगे दृश्यों को देखकर, लेकिन यह कुछ और था कि ये इस समझ के साथ कह रहे थे कि ये उन्हें पता था ऐसा हुआ था। फिल्में देखकर लोग आमतौर पर सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये कल्पना की उड़ान है, ये कहानी है, ये पात्र हैं, ये एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसकी शूटिंग बहुत अच्छी हुई, इसके गाने बहुत अच्छे हुए। लेकिन ये सब वो नहीं था। वो इस बात से आश्वस्त थे, उन्हें किसी तथ्य की, किसी तर्क की, किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी इसकी पुष्टि कराने के लिए कि क्या सचमुच ऐसा हुआ। उन्हें पता था ऐसा हुआ, और इससे भी ज्यादा उन्हें पता था कि ऐसा होने दिया गया, और उससे भी ज्यादा पीड़ादायक था कि इतना बड़ा देश उसे देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया। और जो स्थितियां तब 32 साल पहले बनी थीं, आज उन परिस्थितियों के शिकार जो पीड़ित हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, वो वहीं जस के तस खड़े हैं। समय आगे निकल गया है, ये 90 करोड़ का देश आज 125 करोड़ पार कर गया है। हमारी इकोनॉमी भी कहीं से कहीं पहुंच गई है, हमारी दुनिया भी बदल गई है। आज मोबाइल फोन है, सैटेलाइट टेलीविजन है, लेकिन वो लोग इतिहास के उसी मोड़ पर, उन्हीं कैंपों में, उसी दर्द को संभाले हुए आज भी पड़े हैं। और इन 32 सालों में कोई प्रधानमंत्री उनसे मिलने नहीं गया है। 9 प्रधानमंत्री हुए हमारे निष्कासन के बाद। गिन लीजिए, 9 प्रधानमंत्री, 9 नाम हुए हैं इन 32 सालों में, जो देश के सबसे ताकतवर कार्यालय में सुशोभित हुए। इन्होंने उस देश के भाग्य का फैसला किया, नीतियां बनाई, निर्णय लिए। एक भी प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला इन हजारों शरणार्थी कैंपों में बसे हुए भाग्य के मारों को जाकर के मिल लेने का। ये एक शिष्टाचार ही होता, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन भावना के स्तर पर आपके जख्म पर कोई ठंडा फाहा रख दे तो थोड़ी देर के लिए एक बड़ी आश्वस्ति मिलती है। मुझे कोई याद दिला रहा था कि मनमोहन सिंह जब कश्मीर गए थे ना, उनके मुंह से निकला था कि ये अपने घरों से बेदखल कर दिए गए लोग हैं।
मनमोहन सिंह को याद नहीं होगा ये, लेकिन जिसने सुना उसको याद रह गया। उसको ये कहते हैं यही बोला था। मैंने कहा यार उसको कहां याद होगा ये, उसने तो कई जगह बहुत से भाषण दिए होंगे, लेकिन इतना असर पड़ता है पीड़ित पर कि किसी ने कुछ क्षणों के लिए ही सही चिंता की, सहानुभूति जताई और पास आकर के दर्द बांटा। बाकी तो जो व्यवस्था ने करना है या नहीं करना है वो होगा, एक प्रधानमंत्री के आने जाने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सांकेतिक रूप से मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति उन शब्दों को अभी तक संभाले बैठा है कि ये अपने घरों से बेदखल कर दिए गए लोग हैं। तो बहुत असर पड़ता है, लेकिन वह मनमोहन सिंह भी नहीं आया। एक बार वो आकर के जगती में जो तंबुओं से, शरणार्थी शिविरों से हटाकर सीमेंट गारे के कुछ एक एक कमरे के फ्लैट बना करके दे दिए गए थे हजारों लोगों को, तो उनका रिबन काटने आए थे, किसी से मिले नहीं थे, किसी के कंधे पर हाथ रख के पूछा नहीं था कि भैया क्या हुआ, कैसे हो, चिंता मत करो, देश तुम्हारे साथ है। यही सब तो कहना धोना होता है, और क्या कहता है कोई प्रधानमंत्री मिलकर के। लेकिन मैं हैरान था कि उस व्यक्ति को वो सेंटेंस याद है, कहते हैं उन्होंने कश्मीर में भाषण दिया था, वो आए थे और हमारे बारे में ऐसा कहा था। तो ये एक त्रासदी है। लोग कहते हैं कि घाव हरे हो गए, हमारे कभी भरे नहीं थे, भरे, ये कभी भरे नहीं थे, आज हरे हो गए हैं। और मैं सच मानूं तो मैं जब स्वयं को देखता हूं तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे उस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ा जो मेरे साथी, मेरे समुदाय ने झेली है। मैं बहुत खुशकिस्मत रहा। मैंने तंबू में एक रात नहीं गुजारी पुष्पेंद्र जी। मुझे इसका अपराध भाव भी है कि मेरी परिस्थितियां कुछ अलग थी। मैं पढ़ने पहले बाहर आ गया था, नौकरी कर रहा था, परिवार वहीं थे, तो मैं उन लोगों को, वहां से उखड़ कर आए गए लोगों को के लिए कुछ कर सकता, मैं ऐसी स्थिति में था। और मुझसे जो कुछ बन पड़ा किया। आज भी जो सामर्थ्य है, जो बुद्धि विवेक से सोच पाता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत कर सकूं। लेकिन बहुत 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 बुरी हालत में लोग रहे, बहुत बहुत पीड़ा, बड़ा दंश झेला है। अपनों को अपने हाथों में मरते हुए देखा है, दम तोड़ते देखा है, लथपथ देखा है, टुकड़ों में कटते देखा है। मैं अमेरिका में था, एक महिला बोल रही थी कि उनके पिता जो कई दिनों से लापता थे, एक बोरी में उनकी देह टुकड़ों में मिली। कैसे किया होगा अंतिम संस्कार? ये वो बेटी उसके बाद आगे बोल नहीं सकी। तो लोगों ने बहुत ऐसा कुछ सहा है कि उसको किसी तरह चित्रपट पर दिखा देना, उसका फिल्मांकन करना, उसका एक दृश्य कैमरे में कैद करना, उसको फिर दर्शाना, बड़ी हिम्मत का काम है जो किया है विवेक अग्निहोत्री ने और कुछ पात्रों ने। जस का तस रख दिया है सामने, उस पर कोई रंग, कोई खुशबू, कोई कशीदाकारी, कोई चित्रकारी नहीं की है। आपको उबकाई आए,
आपकी आत्मा कचोटे, आपका मनोरंजन हो या आपका दम घुटे, ये आप पर है। जस का तस उठा के सामने रख दिया है, अब आप झेलें, आप देखना चाहें, दिखाना चाहें, आपकी मर्जी है। सच के साथ एक बड़ी खूबसूरती यही होती है, वो जैसा हो वैसे का वैसा रख दिया जाना चाहिए। उनके साथ एक कार्यक्रम में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस फिल्म को बनाने में मुझे कुछ वर्ष लगे और मैंने ये कोशिश की, वो कोशिश की, अब जैसी बनी वैसी बनी। तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि देखिए 3 साल पहले एक पाखंड हुआ था फिल्म के नाम पर, याद है और मुझे, याद है। जब उस पर लोग फूट पड़े थे, चीखते चिल्लाते चिल्लाते रो पड़ते थे, तब आपने कहीं से प्रतिक्रिया दी थी कि चिंता मत करो, मैं फिल्म बनाऊंगा। और उस दिन से लोगों को इंतजार था इस फिल्म का। तो ये फिल्म इस बात का भी आश्वासन देते हुए आई थी कि ये इस सब पाखंड का और इस सब झूठ का, इस फरेब का, इस मक्कारी का इलाज है, और वो सच फिल्म बनाकर है, वो सही दिखाकर है। तो अपने उस कर्तव्य का भी आपने निर्वाह किया है, सुशील भाई, और इस बात का भी संतोष है। एक चीज मैं देख रहा हूँ, देखिए उसी दौर के आसपास हमारा कैरियर शुरू हुआ, और मैं समझता हूं कि लगातार इन सब बातों को हम कहते रहे, चाहे वो गिरजा टुक्कू का नाम हो, चाहे वो नीलकांत गंजू साहब का नाम हो, चाहे टप्पू साहब का नाम हो, लेकिन ये सिर्फ हम जो रेस्ट ऑफ द इंडिया उसके लिए नाम थे। लेकिन कुछ पिक्चरें मेरे पास आज भी मौजूद हैं। ये टप्पू साहब की तस्वीर है जी, ये तस्वीर वैसे कहीं आम अखबारों में नहीं मिलेगी, ये उनकी तस्वीर है, और किस तरीके से उन्हें जिंदा जला दिया गया था। ये रमेश लाल जी की तस्वीर है, जिन्हें 16 मई 1990 को उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। ये उनकी तस्वीर है। इसी तरीके से एक मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक तिवारी साहब थे, मिस्टर वीएस तिवारी, और तिवारी साहब वहां लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन जो है एलआईसी, उसके दफ्तर के ऑफिसर्स थे। तो इस्लामिक जिहादी आए और उन्होंने कहा कि इसमें जो लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन है, इसमें से इंडिया हटाओ। तो उन्होंने उसे हटाने से मना करा। उन साहब को उन लोगों ने जिंदा जला दिया। अब आप देखिए कि ये देखिए, ये उनकी तस्वीर है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतना ओपन, इतना ब्लंट, खुलेआम कोई चीज छुपा के दबा के नहीं की गई। लेकिन जो आपने कहा और उसमें जो आपकी तकलीफ है, मैं इसलिए कि मैं तो बरसों से आपके साथ आपको देख रहा हूं, लेकिन इसमें मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है कि वो घटना घटी और वो बड़ा सिलसिलेवार घटी। लेकिन हमारे लिए और आप जैसे लोगों के लिए ज्यादा तकलीफ दे ये है कि जिन्होंने किया, जो मास्टरमाइंड थे, उन्हें भारतीय सरकारों ने उसी कश्मीर में सेकुलरिज्म, भाईचारा, कश्मीरियत, इंसानियत के नाम पे स्थापित किया। जिसके वालिद साहब की देख रेख में ये हुआ, उसकी बेटी इस देश में मुख्यमंत्री बन जाती है। तो ये दूसरी पीड़ा है। और बाकी हिंदुस्तान में एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया कि जैसे मैं अभी आपको देख रहा था टेलीविजनों पे भी बार बार ये कहा जाता है ये तो एक्सोडस था, और देखिए कुछ मुसलमानों को भी तो मारा गया था, ये हिंदू। तो अभी भी किस तरीके से उस बात को डाइल्यूट करने की कोशिश, उसको छुपाने की कोशिश, यानी हट धर्मिता ये है कि उसमें सब एक साथ हैं, सारे मक्कार एक साथ हैं। वो चाहे मुफ्ती हो, चाहे काजी हो, चाहे कुरैशी हो, चाहे सैयद हो, सब एक हैं। यानी जो आदमी केरल में रह रहा है वो भी आपको झुटलाने के लिए तैयार है, जबकि दूर दूर तो उससे कोई नहीं। ये मुझे सबसे बड़ी ट्रेजेडी लगती है। लेकिन दूसरी ट्रेजेडी जो आपने एक लंबे समय से आप कहते रहे हैं, एक लड़ाई मुझे पता है कि आप वो जो मरहूम मरदूद जो सैयद शाह गिलानी मर गया, जिस तरीके का उसने भाषण यहाँ वीपी हाउस में दिया था, उसके खिलाफ आप एफआईआर कराने गए थे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है
कि सुशील पंडित भले ही वहां मौजूद न रहे हों, सुशील पंडित सुप्रीम कोर्ट भी गए थे जी। और उस सुप्रीम कोर्ट ने आपको टके सा जवाब दिया था। हाँ। मुझे याद है चीफ जस्टिस जगदीश सिंह कहेर साहब थे। मैं आपके मुंह से चाहता हूं इस देश को बताएं कि बहुत सारी बातें शायद आज लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है फिल्म कश्मीर फाइल के माध्यम से, तो लोगों को लगता है विजुअल ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन इस बिल्कुल। विजुअल को लाने की जो जद्दोजहद थी उसमें आप सरे फहरिस्त रहे सुशील भाई। जी। हम तो जी। आपको यही मानते थे, हम तो यही आपको समझते हैं कि आप एक चलता फिरता कश्मीरी हिंदू पंडितों का वो चेहरा है जो उस दंश को लेके जी रहा है और उस हालात में भी लड़ रहा है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नालियों के बंद होने पे सुओ मोटो ले लेते हैं, जो दही हांडी पे सुओ मोटो ले लेते हैं, इस घटना पे जो जवाब उन्होंने दिया, मैं बस आपके मुंह से चाहता हूं आप देश को बताएं। जी पुष्पेंद्र जी, ये जून 2017 की बात है। उस समय हम लोगों ने सोचा कि जितनी हजारों एफआईआर लटकी पड़ी हैं, इन पर कोई मुकदमा नहीं चला, कोई साक्ष्य नहीं जुटाए गए, किसी को चार्जशीट नहीं किया, किसी को न दोषी पाया गया न सजा दी गई, और ये सब देश की आंखों में धूल झोंक कर हुआ है। कैसे विश्वास कर लें कि रुबैया सईद के अपहरण के केस की एफआईआर है, उसमें एक्यूज्ड हैं, लेकिन वो मुकदमा नहीं चला। 5 खूंखार आतंकवादी आपने छोड़ दिए, एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन मुकदमा नहीं चला। उस अपराध को स्वीकार करने वाले, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने वाले जिंदा हैं, लेकिन मुकदमा नहीं चला। देश की वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारने वाला जिंदा है। उसने अपने मुंह से कबूला है, इंटरव्यूज में कबूला है कि वो देश की सेना के थे, इसलिए हमारे दुश्मन थे। कोई मुकदमा नहीं चला है, वो टाडा कोर्ट का मुकदमा है। आपको मैं क्या बताऊं, मुझे कई बार संकोच होता है। मैंने देश की वायुसेना में अनौपचारिक रूप से लोगों से जाकर के कहा, कृपया मुझे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के परिवार का कुछ पता दे दीजिए। उनकी जो श्रीमती जी हैं, मैं उनके माध्यम से, क्योंकि वो पीड़िता हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता हूं कि कृपया इस मुकदमे की सुनवाई कर लें। स्क्वाड्रन लीडर थे वो देश की एयरफोर्स के, और उनकी विधवा अगर कहेंगी तो सुप्रीम कोर्ट मना करेगा? एफआईआर पेंडिंग है, मारने वाला कबूलता है और जिंदा है। वायुसेना ने देने से मना कर दिया कि उनका पता क्या है, वो कहां संपर्क किया जा सकता है। मैंने कहा चलिए आप कम से कम इसमें शामिल हो जाइए। वो आपकी सेना का अफसर था, आपका कॉलीग था। जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि उस समय श्रीनगर में मैं था, ये मेरा कॉलीग था, उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा है। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आपसे बेहतर इसको कौन समझ सकता है, तो आप ही मदद कीजिए। नहीं, मैं अभी सर्विंग ऑफिसर हूं, मैं सेना के अनुशासन से बाहर आकर उनकी सहमति के बिना, उनकी नीति का विरोध करते हुए या उनके किसी आदेश की अवहेलना करते हुए कुछ कर सकूं, अपने बूते केवल व्यक्तिगत निर्णय लेकर के कुछ कर सकूं, शायद इसमें उनकी कोई दिक्कत होती होगी। लेकिन आज उस केस को 32 साल हो गए, वो टाडा कोर्ट में है, अभी तक नहीं चल पाया है। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, बड़े बड़े केस, और ये लोग जिंदा हैं जिन्होंने ये अंजाम दिया। ये जराइम पेशा लोग जिंदा हैं, फल फूल रहे हैं, टाइकून हो गए हैं। तो ऐसी कौन सी ये गुपचुप एक सहमति बन गई है व्यवस्था के अंदर
कि आपने दिल जीतने के नाम पर इनके 100 खून माफ कर देने हैं, देश को दिया गया ये घाव भुला देना है और इन्हें दामादों की तरह पालना है। ये कौन सी सहमति है, ये कौन सी नीति है, ये कौन सी अकलमंदी है, और ये किस, मतलब इससे क्या निकलेगा, ये किस लाभ की अपेक्षा में, किस बड़े उद्देश्य के लिए ये कर रहे हैं? मतलब कोई समझा दे मुझे, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनको अपने किए पर पछतावा हो, वो भी नहीं दिख रहा है। वो देशभक्ति के काम में लग गए हो, समाज सेवा में लग गए हो, इस देश को पुष्ट कर रहे हो, तो इसलिए उन्हें मत छेड़िए, ऐसा भी नहीं लग रहा है। ये क्या हिकमत है? ये कौन सा शिकंजा हमारे व्यवस्था के भीतर कसा हुआ है जो हमें वो निर्णय लेने से रोकता है जो कि सामान्य बुद्धि के निर्णय हैं? इसके लिए कोई बड़ी विलक्षण बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, किसी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी की, बड़े किसी योजना की, किसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई परमाणु बम नहीं फोड़ने जा रहे हैं, आप अपने संविधान का पालन कर रहे हैं, अपनी दंड व्यवस्था, अपनी न्याय व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो ये है कि आज इस फिल्म के माध्यम से जो बहस खड़ी हुई है, जो विमर्श खड़ा हुआ है, उसके विरुद्ध एक पाखंड, एक काउंटर वॉर की तरह छोड़ दिया गया है। ये जो केरला से ट्वीट आया था कांग्रेस का, ये वायनाड वोट बैंक का ट्वीट ज्यादा लगता है, जो कहता है कि साहब मुसलमान भी बड़ी संख्या में मारे गए। मैं उनसे पूछता हूं, और मुसलमानों का भी पलायन हुआ कश्मीर से, ये दो बातें कही जाती हैं। मुसलमानों का भी बड़ी संख्या में पलायन हुआ, मुसलमान भी बड़ी संख्या में, ज्यादा संख्या में मारे गए। इन बातों का मेरे पास केवल दो प्रश्नों के साथ जवाब है। ये जो बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए, ये क्या मुसलमान होने के कारण मारे गए, या वो इस कारण मारे गए कि वो भारत के पक्ष में खड़े थे, या सेना के, पुलिस के मुखबिर थे, या जिहाद में कहीं रोड़ा बन रहे थे, या उन पर शक था कि वो भविष्य में कभी भारत सरकार के साथ किसी तरह की बातचीत में ना बन जाएं? वो अन्य किसी भी कारण से मारे जाते रहे हो, वो आपसी रंजिश में मारे गए हो सकते हैं, वो इस होड़ में मारे गए हो सकते हैं कि तुम नेतागिरी करोगे इस आतंकी संगठन की कि मैं करूंगा। लेकिन मुसलमान होने के कारण, नमाजी होने के कारण नहीं मारे गए। उसके बरअक्स हम हिंदू केवल और केवल हिंदू होने के कारण मारे गए, काफिर होने के कारण मारे गए, हमारी आस्था के कारण वहां से निष्कासित किए गए, और हमको कहा गया कि अगर आप कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो, तो आप रह सकते हो। तो ये फर्क जो है, ये इस पाखंड की पोल खोलता है साफ साफ। तो जो भी कभी कहे कि मुसलमान भी निकले और मारे गए, तो उसका ये जवाब है। दूसरा, मुसलमान भी बड़ी संख्या में पलायन कर गए। पुष्पेंद्र जी, 100 में से 99.9% हिंदू पलायन कर गए, और 100 में से 99.9% मुस्लिम वहीं रहे। वेरी वेल सर। वहीं रहे। मुट्ठी भर मुसलमानों ने पलायन किया, उसी कारणों से जिस कारणों से कुछ मुसलमान वहां मारे गए, और हमारा पलायन भी उन्हीं कारणों से हुआ जिन कारणों से वहां हिंदू मारे गए, जो अलग अलग थे। अब अगर मुट्ठी भर मुसलमान पलायन भी कर गए, तो क्या आप दूसरे पलड़े में रखकर
इस नस्ल कुशी का, इस जातीय संहार को बराबर तोल लेंगे। पाखंड इस सीमा तक जाएगा। एक त्रासदी को दूसरी त्रासदी से कहेंगे कि अब ये कैंसिल हो गई, और कैंसिल हो गई तो फिर मुद्दा ही नहीं बचा। मतलब आपकी आत्मा में सीसा इस हद तक उतर गया है कि आप संवेदना शून्य हो गए हैं। ये हालत हो गई है राजनीतिक विमर्श की और राजनीतिक विरोध की भी, जिसमें तर्क और तथ्य सोचे समझे बिना जो मुंह में आए बोल दिया जाएगा। वो हो रहा है। कई बार इतनी संवेदनशील विषयों पर और इतने प्रबुद्ध विषय पर किसी परिपक्व लोकतंत्र में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बोला सोचा जाता है। लेकिन आज दलदल दलों की इतनी गहरी और इतनी खतरनाक हो गई है कि उसमें कोई भी मुद्दा उबर नहीं सकता, वो उस दलदल में निगल लिया जाएगा। केवल दलीय हित, और दलीय हित में भी अपने व्यक्तिगत हित सर्वोपरि हैं। ये देश, ये समाज, ये राष्ट्र, ये संस्कृति, ये पहचान और उसको बचाए रखने का संघर्ष, यह लोकतंत्र बिल्कुल गौण हो गए। कोई बताए तो भाई ये देश बचेगा तो फिर आपकी राजनीति और चुनाव भी बच जाएंगे, होते रहेंगे। यही नहीं बचेगा तो फिर कहां अफगानिस्तान में जाके चुनाव कराओगे, कहां चुनाव लड़ोगे? लेकिन नहीं, कोई सोचने समझने को राजी नहीं है। अभी एक शो में, आपके यहां आने से पहले न्यूज शो में, इतने भद्दे स्तर पर उतरकर राजनीतिक प्रवक्तागिरी करने वाले लोग एक दूसरे को गरिया रहे थे कि मुझे कहना पड़ा एंकर से कि मुझे क्यों बुलाते हैं आप इन चर्चाओं में, और खासकर जब मन भरा हुआ हो अवसाद से, जब शब्द नहीं मिल रहे हो कहने को और हर शब्द बेमानी रह गया हो। कई बार कुछ न कहने का मन करता है, चुप रहने का मन करता है कि बहुत कह सुन लिया, अब लोगों को देखने दो और अपने मन में गुनने दो, खुद समझेंगे। और अब भी नहीं समझेंगे तो फिर आप समझा नहीं सकते, फिर कुछ काम नहीं आएगा। ऐसे में भी वही चीखना चिल्लाना, वही पुरानी घिसी पिटी बातें, और वही घुमा फिरा कर उस वक्त कौन था, उसने क्या किया और तुमने क्या किया और फिर उसके बाद क्या हुआ और क्या कर लोगे। ये पाखंड कहीं रुकने थमने वाला दिखता नहीं है। केवल एक ही उम्मीद है कि अब ये जो लोग फिल्में देख देख के निकल रहे हैं, बिलख रहे हैं और इस अपराध भाव से, ग्लानि भाव से भरे हुए हैं कि ये कैसे होने दिया जाता रहा, ये कैसे हो गया और अब क्या करें। इसी से नहा कर निकलेंगे तो कुछ साफ शुद्ध सोच पाएंगे। इस वक्त ये एक इमर्सिव प्रोसेस है, वो डूब कर आत्मसात होकर के अंदर मथने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें से कम मैं गुजर रहा हूं और मैं औरों को भी देख रहा हूं कि वो इसी सागर में गोते लगा रहे हैं। चुप हैं, जब होंठ फड़फड़ाते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते। पीड़ा का अतिरेक है, और ये फिर 32 साल बाद दोबारा से लोग इसमें से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बहुत से लोग हतप्रभ हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है। शिकायतें मुझे भी हैं कि इसमें बहुत सी ऐसे पहलू हैं जो अनछुए रह गए, लेकिन फिर एक फिल्म में और क्या क्या दिखा पाएंगे आप। ये इतना बड़ा महासमर है, इसमें हर पात्र के साथ
उसको पूरा समय देना, उसको पूरा स्थान देना, उसको पूरी भूमिका दे पाना और वह स्पष्ट कर देना, ये भी एक चुनौती है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म की सफलता से और बहुत सी फिल्में निकलेंगी और बहुत से आयामों को छुएंगी और बहुत से पहलू उजागर करेंगी, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद भूख बढ़ेगी। लोगों के मन में कुछ सवालों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन कई नए नए प्रश्न खड़े होंगे। आप उन मानते हैं प्रश्नों कि का उत्तर देने के लिए और फिल्में चाहिए। सुशील भाई, एक तो मैं वो जस्टिस कहर वाला जो एपिसोड है, मैं जरूर चाहता हूं कि आप हाँ, बताएं जस्टिस लोगों केहर वाला को। एपिसोड ये था, मैं उसका जवाब देना भूल गया। तो हम जून में प्लीज उनके प्लीज। पास गए और कहा कि साहब इनका इसका कुछ कीजिए। तो उन्होंने पहला सवाल ये पूछा, आपको हैरानी होगी, कि क्या आप लोग पब्लिसिटी के लिए आए हैं? ये जस्टिस, मैंने, चीफ जस्टिस ऑफ जगदीश जी सिंह हाँ, कहर साहब कह रहे थे ये? जी हाँ, भरी अदालत में उन्होंने पूछा, अच्छा तो आप लोग पब्लिसिटी के लिए आए हैं? उनके साथ बैठे थे जस्टिस चंद्रचूड़, जो अब कुछ ही समय में भारत के नए सर्वोच्च न्यायाधीश बनने वाले हैं। तो हम क्या कहते कि साहब हम लोग तो ना फिल्म स्टार हैं जिनको अपनी फिल्में चलानी है पब्लिसिटी से, ना पॉलिटिशियन हैं जिनको चुनाव लड़ने हैं पॉपुलर होकर पब्लिसिटी कराकर। हम लोग तो, हमें कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, हमको तो पड़ोस में भी सभी लोग नहीं जानते, हम पब्लिसिटी करके क्या करेंगे? सुबह से शाम जिंदगी जीने की दौड़ में खप जाते हैं। लेकिन हाँ, हम पर एक जिम्मेदारी है, वो जो सरला भट्ट नहीं रही, सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी निर्जीव और यातनाग्रस्त देह को नग्न अवस्था में चौराहे पर फेंक दिया गया था, वो गिरजा तिक्कू जो टुकड़ों में काट दी गई सामूहिक बलात्कार के बाद, वो प्राणा गंजू, वो अब जिंदा नहीं है, अपने लिए न्याय मांगने नहीं आ सकती। और हम लोग जो बच गए और जो साक्षी थे, जिन्हें पता है क्या हुआ, ये हम पर जिम्मेवारी आती है कि उन्हें न्याय मिले। हम नहीं मांगेंगे उनके लिए न्याय तो फिर कौन मांगने आएगा? नहीं तो आप दूसरा प्रश्न सुनिए उनका, 27 साल से कहां थे? क्योंकि 2017 में 27 वर्ष हो गए थे इसको, 27 साल से कहां थे? ने कहा भाई एफआईआर थी, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, अदालतें थी, हमें क्या करना था? हम इन्वेस्टिगेट करते, हम प्रोसिक्यूट करते, करना आपको था। प्रश्न ये पूछना चाहिए था कि हमें आपके पास क्यों आना पड़ा 27 साल बाद भी? लेकिन वो हमसे पूछ रहे थे कि 27 साल कहां थे। और फिर यह बुदबुदाते हुए उन्होंने वो फाइल फेंक मारी कि अब कहां साक्ष्य मिलेंगे, अब कौन छानबीन करेगा, अब कैसे चलेंगे ये मुकदमे, करके हमारी याचिका को डिसमिस कर दिया गया, सुना भी नहीं गया। खैर, हमको कुछ लोगों ने सांत्वना दी और कहा कि देखिए ये जस्टिस केहर जो हैं, ये कांग्रेस ने अपॉइंट किया था इनको चीफ जस्टिस, इनके बाद बड़े राष्ट्रवादी जज आ रहे हैं, एक दीपक मिश्रा जी, वो बड़े संवेदनशील हैं और वो राष्ट्रवादी भी हैं, और उनके पास आप जाइए, एक रिव्यू पिटिशन फाइल कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास वो उपाय बचता है। तो हमने कहा ठीक है साहब, ये भी करके देख लेते हैं। 6 महीने का समय होता है, हमने अक्टूबर में वो रिव्यू पिटिशन फाइल की। उनके साथ भी वही स्वनाम धन्य चंद्रचूड़ जी, दूसरे जज थे, ट्विन जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। तो इस चीफ जस्टिस और चंद्रचूड़ की बेंच ने भी वही ढाक के 3-5 निर्णय दिया और हमारी पिटिशन को रिव्यू में भी खारिज कर दिया गया, ये जानते हुए भी कि न्याय के लिए खटखटाया जाने वाला ये आखिरी दरवाजा है, और ये जानते हुए भी कि इसी अदालत को आपने रात 2 बजे भी खोला था,
उस याकूब मेमन के लिए जिस पर आपने महीनों बहस करके ये पाया था कि इसे फांसी दी जानी चाहिए, ये जिहादी था। ये अदालत आधी रात बाद अफजल गुरु के लिए भी खोली गई थी, जिसने हमारी संसद को धमाकों से दहलाकर कई लोगों की जान दी थी। वो सब न्याय के अधिकारी थे प्रक्रिया के बाहर जाकर भी, और हमें प्रक्रिया के तहत भी सुनने से मना कर दिया गया इसी सुप्रीम कोर्ट में, इसी देश में, इसी देश के लोकतंत्र में। तो ये है वो घटना पुष्पेंद्र जी जो आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे थे। सुशील भाई, और ये एक, हैं एक वो स्वनाम आप धन्य जज। आखिरी सवाल चाहता हूं मैं कि ये तमाम सारी चीजें हुई, आपने इसकी लड़ाई भी लड़ी, जस्टिस कहर साहब ने साक्ष्यों के अभाव में आपकी पिटीशन कैंसिल भी कर दी, लेकिन वो महान जज कहर साहब ने, मैंने सुना है कि 10 दिन के बाद गांधी जी को 2 गोलियां लगी थी या 3 लगी थी, वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो पिटिशन मेरा कहती मेरा थी कि 4 गोलियां चली थीं, लगी केवल 2 थीं। वो 2 नाथूराम की थीं या वो 2 थीं जो किसी और ने चलाई थीं। तो इस पर जो एक याचिका आई वो एडमिट कर ली गई, और वो 70 साल बाद एडमिट कर ली गई। ये है दोहरे मापदंड, और ये कोई छोटी मोटी अदालत नहीं है। ये भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान, और उस पर भी सर्वोच्च न्यायाधीश। ऐसे ऐसे रतन आए हैं हमारी न्यायपालिका में। मैं जो चाहता हूं आपसे वो ये कि ये तमाम घटनाएं घटी, सरकारों की उदासीनता या सरकारों की खामोशी या किसी एक अंदरूनी शिकंजा जो दबाव है व्यवस्था पे, इस फिल्म के माध्यम से आप जैसे लोगों को उन उन तमाम, जैसे कहते हैं ना, जख्म थे वो, जिसको धीरे धीरे वो फिर दोबारा से। लेकिन एक जरूर मैं मानता हूं कि उस दौर में मैं लगातार, मुझे याद है कि हम लोग जंतर मंतर पे मिलते थे, वो जाकर के वहां सब कुछ होता था। मैं, मेरा ख्याल है कि पिछले 20-22 साल से मैं उसमें हिस्सा लेता रहा हूं। लेकिन आज मैं एक बात जरूर मानता हूं कि इस फिल्म के माध्यम से जो लोगों को शायद अनभिज्ञता थी, या लोग शायद बहुत जानते नहीं थे, या खबरें नहीं जाती थी, या खबरों को दबाया जाता था, इस देश में एक सेंसिटिविटी क्रिएट हुई है। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद जब उन्होंने कहा कि सत्यता पे बनी है और इसमें ऐसा है, और बहुत सारे लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मानने वाले हैं वो फिर लामबंद हो गए, आपको कोई रोशनी नजर आती है कि फिल्म बनी, फिल्म की प्रतिक्रिया पे कुछ बोला, क्योंकि माहौल है आज तो उस पे बोलना यह है कि पूरे देश में बात है तो प्रधानमंत्री भी बोले, पूरे देश में लोग समझ भी गए, व्हाट नेक्स्ट? उसमें कोई रोशनी नजर आती है आपको? क्या ये जो 9 दिसंबर 1948 को यूएन कन्वेंशन था, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द जेनोसाइड, तो क्या इस पे कुछ कहां वहां जा सकती है बात? इसे हिंदू जेनोसाइड माना जाए या ना माना जाए, माना जाए तो उसके क्या होंगे? भारत वन ऑफ द सिग्नेटरी है, या भारत के अंदर कुछ आपको लगता है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी जा सकते हैं। तो कोई कोई इसमें है कि ये सिर्फ फिल्म बनी, लोगों के इमोशंस हुए, लोगों को पता चल गया, मान लिया मैंने, सबको पता चल गया, उस त्रासदी की एक एक चीज पता चल गई देश को, लेकिन आउटकम क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। ये फिल्म उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रहस्योद्घाटन है, जो अनभिज्ञ थे कि कश्मीर में क्या हुआ। लेकिन ये हमारे सत्ताधीशों के लिए रहस्योद्घाटन नहीं है। उन्होंने तो इसे देखा है, इसके बारे में बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, देश को परामर्श दिया है कि क्या होना चाहिए समय समय पर इन्होंने। तो आज प्रधानमंत्री जी के मुंह से जब मैं सुनता हूं कि ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है, तो उसका एक पहलू है ये कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है, क्योंकि बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए था तो आप भी फिल्म बना लीजिए।
ये तो निर्देशक के अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो किसी भी समस्या को, किसी भी घटना को उसके किस पहलू को देखता है, उसकी क्या प्राथमिकता है, कैसे उसको रखता है। आप भी बना लीजिए ना। और उन्होंने उदाहरण भी दिए, उन्होंने कहा देश के बंटवारे पर कोई फिल्म नहीं बनी, बनाइए। इमरजेंसी पर कोई फिल्म नहीं बनी, बनाइए। क्यों नहीं बनाते हैं? मुझे यद्यपि इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि ये सच में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा पुष्पेंद्र जी ये न्याय का है। इस देश में, इस देश के सभ्य समाज को जीने का हक है कि नहीं है, और यदि उसके साथ नस्लकुशी जैसा, जातीय संहार जैसा जघन्य अपराध होता है, तो वो क्या न्याय की अपेक्षा रखे कि न रखे? ये बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं ऊपर जाती है, और व्यवस्था को ये एक रिमाइंडर की तरह मिलती है कि देखिए ये एक पहलू है जो आज भी आपकी नीति और आपके निर्णयों की परीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि आप कब एक आयोग बनाकर यह बताएंगे स्वयं को और देश को कि 32 साल पहले कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। आप किसी छोटे से सड़क हादसे पर आयोग बना लेते हैं, रेल हादसे पर आयोग बना लेते हैं, आप कहीं पर घोटाला हो जाए तो आयोग बना लेते हैं। आप इस विषय पर आयोग नहीं बनाएंगे, देश को सच नहीं बताएंगे, एक श्वेत पत्र नहीं लाएंगे? क्योंकि आज जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई कहता है कि जगमोहन ने बसों का बेड़ा खड़ा कर दिया और कहा कि जाओ जाओ जम्मू जाओ पिकनिक मनाने कुछ दिनों के लिए, बाद में बुला लूंगा, और लोग चले आए। मतलब जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। देश की तरफ से आधिकारिक रूप से कहीं कुछ चीज दर्ज होगी कि आज 50 साल बाद हमारे बच्चे यही अटकलें लगाते लगाते झूठ और सच में बीनते रहेंगे क्या तथ्य हैं, क्या तर्क हैं कि क्या हुआ था? तो एक आयोग बने जहां आज भी बचे हुए पीड़ित जा करके अपना साक्ष्य दें। वो दिल पर इस गठरी का बोझ लिए फिर रहे हैं कि हमारे आत्मियों के साथ क्या हुआ था, कोई पूछने नहीं आया है अब तक, कोई उनकी गवाही दर्ज करने नहीं आया है अब तक। टीकालाल टपलू जी की नृशंस हत्या हुई, एफआईआर नहीं हुई, उनका अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो कि किसी भी आम नागरिक का हक होता है। तो ये परिस्थितियां हैं। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जरूर करूंगा कि उन्होंने इस फिल्म को रेखांकित किया है। जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो देश सुनता है, देश अपनी चेतना में उसे दर्ज करता है। अच्छा किया उन्होंने इस फिल्म को रेखांकित किया। लेकिन अब जिन लोगों के पते खो गए हैं, जिन लोगों की अस्मिता हाथ के रेत की तरह फिसली जा रही है उंगलियों में से, उनके लिए एक आयोग बिठाकर उनकी त्रासदी को सत्यापित करें, उसे एक व्यवस्थागत पुष्टि प्रदान करें, उसको मान्यता दें कि ये बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित विस्थापित नहीं है, ये जघन्य हिंसा द्वारा निष्कासित लोग हैं, ये माइग्रेंट नहीं है, ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड विक्टिम्स ऑफ एथिक क्लेंजिंग, जेनोसाइड के शिकार लोग हैं। शब्द आप चुन लें जो आपको भले लगते हो, लेकिन उस सत्य को स्वीकार्यता दें। नंबर एक। स्वीकार्यता के बाद जो दूसरी चीज अपने आप सामने आती है वो है न्याय। न्याय की प्रतीक्षा में आज भी हजारों लोग एक एक करके मर रहे हैं। वो पीढ़ी निकल रही है, खत्म हो रही है। जो न भूलने वाली बातें उनके साथ जीवन में हुई,
बीमारियों ने, एल्जाइमर्स ने आज उसकी भी एक अच्छी खासी स्मृति को नष्ट कर दिया है और भी नष्ट हो रही हैं। इससे पहले कि ये सब कोई कल्पना लोक की बात लगने लगे, इसको भी दर्ज कर लें और न्याय प्रक्रिया शुरू करें। हमारे पड़ोस में एक बांग्लादेश है। 1971 के उनके गृह युद्ध की पृष्ठभूमि में जो जघन्य अपराध हुए, आज 5 साल पहले शेख हसीना वाजेद ने ट्राइब्यूनल बनाकर उन अपराधियों को 70 साल की, 80 साल की आयु में भी फांसियां दी हैं। वहां के जमाते इस्लामी के गुंडों को, जिन्होंने मैस रेप किए थे, सामूहिक बलात्कार किए थे, सामूहिक नरसंहार किए थे, पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर वहां एक के बाद एक कांड किए थे, उन्हें अपने किए की सजा 4, 5, 6 साल पहले मिलना शुरू हुई। क्या बांग्लादेश का लोकतंत्र हमसे बेहतर है? क्या उनकी न्याय प्रक्रिया हमारी न्याय प्रक्रिया से सुपीरियर है? मैं तो ऐसा नहीं मानता। लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के साथ अनुभव है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भले ही इस बात को पी जाए, मैं तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं कि इस देश में मुझे कैसी सुप्रीम कोर्ट मिली है और कैसे चीफ जस्टिस मिले हैं। मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगा इनके नाम और हर मौके पर याद दिलाऊंगा कि ये किया था इन्होंने। जस्टिस JS केहर ने, जस्टिस दीपक मिश्रा ने और आने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इनके साथ बेंच पे बैठकर इस विषय पर ये निर्णय लिए थे। देखता हूं ये कब तक इस पाप को ढोते हैं अपने करियर में और अपने जीवन में। तो आज व्यवस्था के साथ ये अपेक्षा है कि इस सत्य को सत्यापित करें। कहीं कहीं कभी कभी किसी दरार से छनकर कभी कोई रोशनी आती है ना, उसी तरह फरवरी 2019 में गलती से शायद राजीव गौबा थे गृह सचिव देश के, उन्होंने गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस नोट में लिख के दिया कि कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। ये एकमात्र अपवाद है कि देश की व्यवस्था में से आधिकारिक रूप से यह कागज पर लिख करके दिया गया। मेरे पास वो है प्रेस रिलीज। और ये उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि तब 5 फरवरी को यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया था और JKLF पर प्रतिबंध लगाया गया था। आपको हैरानी इस बात की होनी चाहिए कि जिस JKLF पर प्रतिबंध लगा, हम हिंदुओं के नरसंहार का 32 वर्ष पहले, यानी 1990 में जो नरसंहार हुआ JKLF द्वारा किया गया, वहां लिखा है, उस पर प्रतिबंध लग रहा है 2019 में, और यासीन मलिक को उसके लिए नजरबंद किया जा रहा है 2019 में। तो 1999-90 से लेकर 2019 यानी 29 साल, 30 साल यह देश JKLF पे प्रतिबंध नहीं लगा सका। इसी JKLF ने हमारे एक राजनयिक रविंद्र हरेश्वर महात्रे को मैनचेस्टर में मार दिया था। इसी JKLF ने इंडियन एयरलाइंस का फोकर फ्रेंडशिप विमान IC गंगा अपहरित किया था, लाहौर ले गए थे और उसको फिर बम से उड़ा दिया था। लेकिन इस देश ने इसको 2019 में जाकर के प्रतिबंधित किया। तो मैं हैरान हूं, ये आश्चर्यजनक तथ्य है कि यह देश दिल जीतने की दौड़ में कितनी रियायतें देता रहा है, कितने अपवाद सिद्ध करता रहा है, कैसे कैसों को दुकानें चला करके कारोबार करने की अनुमति देता रहा है। JKLF चलता रहा इस देश में, प्रतिबंधित नहीं हुआ।
और यासीन मलिक इस आरोप में 2019 से पहले गिरफ्तार भी नहीं हुआ। और ये यासीन मलिक अपने मुंह से कह चुका है कि उसने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारा था, अपने मुंह से कह चुका है कि रुबिया सईद को उन्होंने अपहरित किया था, अपने मुंह से कह चुका है कि इस देश में उन्होंने कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत की, आतंक के उस पूरे चक्रवात को उन्होंने वहां पर शुरू किया। और इस देश ने उसे पासपोर्ट दिया, इस देश ने उसको दुनिया भर में घुमाया, इस देश ने अन्य देशों से पैरवी करके उसके वीजे लगवाए, उसको पाकिस्तान जाने दिया, वो वहां से शादी कर आया, अपना परिवार पाल लिया उसने। और आज तक उसके हाथों मारे गए पीड़ित, कश्मीर से निष्कासित किए गए समुदाय को एक ढेला कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। इस पर मुकदमा नहीं चला। कोई और मुल्क होता तो आज तक ये फांसी पर चढ़ चुका होता दशकों पहले। लेकिन एक फिल्म काफी नहीं होती। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अगर हमें एक फिल्म की प्रतीक्षा थी ये सब जानने बूझने समझने के लिए, तो ये अपने आप में एक त्रासदी है। और अगर इस फिल्म से ही ये सब होना है तो फिर मुझे डर ये है कि जिस दिन ये फिल्म पर्दे से उतर जाएगी और फिर हमारी स्मृति से उतर जाएगी तो वही ढाक के तीन पात होने जा रहा है क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता। आपसे जब बातचीत होनी थी तो मैंने उस पर टाइटल ही ये दिया कि कश्मीर फाइल सिर्फ एक ट्रेलर है। मैंने इतना ही उसको कहा कि मतलब अगर हमारा इतना बड़ा देश और इतना विद्वानों से भरा दे, उसकी चेतना जगाने के लिए 32 साल बाद एक फिल्म बनी और उसके बाद उस पर जो प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन अभी भी जो मुझे लगता है भावनाओं में बह करके जो भी लोग निकल रहे हैं, जैसे कि आपने दो बातें रखी साफ साफ कि कम से कम इस सब के बावजूद जो भी कुछ हुआ है, जैसे कम से कम एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन जाए और जो उसमें जो हत्यारे जीवित घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको बुलाया जाए, जो विक्टिम्स हैं उनको एक पूरे कमीशन के सामने उनके बयानों को दर्ज किया जाए। यहाँ से कहीं से कोई जमीनी स्टार्ट हो। नहीं तो आपने फिल्म बनी है, अच्छी बात है, फिल्म से लोगों को पता चल गया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि एक न एक दिन ये फिल्म उतर जाएगी और फिर वही क्या कहते हैं वीर ज़ारा टाइप की फिल्म बनने लगेंगी और फिर दूसरी फिल्में बनने लगेंगी, लोग फिर भूल जाएंगे। तो आखिर इस तमाम सारे डिस्कोर्स का जो आप लगातार पिछले 30-35 साल से लड़ रहे हैं, क्या सिर्फ यही है कि हमने लोगों को बता दिया, लोगों को पता चल गया, अब केरल में पता चल गया, अब तमिलनाडु में पता चल गया, लेकिन ये जो बात आपने कॉन्क्रीट कही है इसकी शुरुआत हो ताकि आने वाली सरकारें दिल्ली में कौन आएगी कौन नहीं आएगी वो उससे पीछे ना हट पाए, ये दबाव बने। तो मैं समझता हूं कि मैं जब भी आपसे इस बात पे बात करता हूं, आपसे ज्यादा मैं इमोशनल रहता हूं इस बात को लिए, और मुझे बार बार ये होता है कि जब आप बोलते हैं तो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में, तो मुझे बड़ा अंदर से कचोटने लगता है। मुझसे क्यों मैंने सुशील भाई को दोबारा से छेड़ा इस मामले पे, लेकिन आपसे ज्यादा बेहतर, यानी लोग जो फिल्में बयान करते हैं उसमें फिर भी फिल्म होती है, उस मेकअप होता है, लेकिन आपसे जब भी इस पे बात करो तो आपके चेहरे के भाव, आपके शब्द, आपकी आवाज, उसमें सिलेक्शन, आपकी आंखों, वो तमाम ऐसे लगता है कि ये कोई घटना नहीं बताई जा रही है, ये आदमी अपने अंदर की उस त्रासदी को बार बार बता रहा है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि भगवान आपको हिम्मत दे, और इतनी लंबी लड़ाई के बाद कम से कम इस देश ने ये माना, कम से कम आज समाज में ये चर्चा हो रही है कि ये हिंदू जेनोसाइड था, और लोग बड़े असर्टिव तरीके से कह रहे हैं। मीडिया में भी आज एक बड़ा नैरेटिव बन रहा है, नहीं तो मीडिया तो कभी करता ही नहीं था ये बात। तो कश्मीर जो सब कुछ है, जिसे हम मुकुट कहते हैं, तमाम बारी बातें तो कहते हैं, लेकिन वो मुकुट के साथ क्या हुआ उसके बारे में देश को नहीं पता चला। और आप स्वस्थ रहें और इस सब के बावजूद ही लड़ाई लड़ते रहें। सुशील भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्वागत, नमस्कार।